अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। जी बेटा, आज हम लोग फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर बच्चों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर वाइज लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ कि ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे एग्जामिनेशन के अंदर। और ये भी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी रिसेंटली पेपर्स हुए हैं, खासतौर पे सेकंड ईयर के बच्चों के बायोलॉजी के, तो उसमें से तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 50% से ज़्यादा जो पेपर है, मेरे जो गेस्ट थे शॉर्ट क्वेश्चंस के और लॉन्ग क्वेश्चन के, तकरीबन 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन भी आए हैं पेपर के अंदर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस हाथ से मैं कर रहा हूँ अल्लाह ताला का। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जो फर्स्ट ईयर की भी लेक्चर सीरीज होगी उसके अंदर भी ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए आगाज करते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर का बेटा, इस लेक्चर सीरीज के फर्स्ट लेक्चर का, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तकरीबन हमारे पास जो डेज हैं वो 10 to 15 डेज हैं जब फर्स्ट ईयर के पेपर स्टार्ट होंगे, और फर्स्ट ईयर का पेपर तकरीबन 5 या 6 को है और बायोलॉजी का पेपर तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद होगा। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि उतनी देर तक ये लेक्चर सीरीज भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो आइए आगाज करते हैं आज के लेक्चर का हम लोग बेटा। चैप्टर नंबर 1 बेटा इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का। तकरीबन ये वाला जो फर्स्ट ईयर का बेटा स्कीम है, इसके अंदर पहले तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें बेटा चैप्टर नंबर जो 3 है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13, ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर से हम लोग कहेंगे ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। और ऐसे चैप्टर जिनमें से ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, उनमें से तकरीबन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। बाकी तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने हैं, लेकिन उनमें से भी शॉर्ट बनेंगे, लेकिन कम बनेंगे। एक आ सकता है 2 या 3, लेकिन मैक्सिमम जो होंगे 4 चैप्टर ऐसे हैं, 3, 7, 10 और 13 चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर तकरीबन इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों के साथ डिस्कस होंगे उन्हीं में से देगा वो पेपर के अंदर। तो आइए आगाज करते हैं फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के बुक के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर ही है, सेकंड या थर्ड पैराग्राफ है बेटा। ये है क्या, ये असल में डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, हम लोग इस क्वेश्चन को, इसका जो आंसर है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन एग्जामिनर जो है आप लोगों से डिफरेंट तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स क्या है। या दूसरी तरह आप लोगों से कैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, कैसे हम लोग इनको डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि नॉन लिविंग के अंदर नहीं है। तो सबसे जो पहला कैरेक्टर है जिसकी बेस पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते हैं वो है बेटा सेल्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनता है, और जो कि सेल थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो पहला यही पॉइंट हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन का लिविंग ऑर्गेनिज्म की फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद दूसरा जो है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा जेनेटिक प्रोग्राम है, जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जीन्स मौजूद हैं। वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वो अपने कैरेक्टर को हासिल करता है इनहेरिटेंस के जरिए अपने इंसेस्टर से, अपने फादर से, अपने मदर से, तो वो किन के जरिए आता है, वो बेटा जीन्स के जरिए आता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जीन का एक प्रोग्राम मौजूद है जो कि क्या डिटरमाइन करता है, जो कि कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करता है, जो कि कैरी करता है कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद नेक्स्ट वन बेटा इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि नॉन लिविंग के अंदर हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते, वो है इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट। अब जाहिर बात है जब कोई भी इंसान ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है बेटा, तो आस्ता आस्ता वक्त के गुजरने के साथ साथ उसकी क्या हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है। ग्रोथ असल में हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है बेटा साइज के अंदर, बॉडी का साइज इरिवर्सिबली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट पैदा होने के बाद बॉडी की जो ग्रोथ के साथ साथ उसके कैरेक्टर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है वो रिवर्सिबल है। लेकिन पैदा होने से पहले जो डेवलपमेंट हो रही है जिसके अंदर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो रही है, बॉडी पूरी बन रही है, वो क्या होगी, इरिवर्सिबल
डेवलपमेंट होती है। तो ये लिविंग ऑर्गन का एक बेसिक कैरेक्टर है। उसके अलावा एक बेसिक कैरेक्टर जिसकी वजह से पूरी पॉपुलेशन या पूरी जो स्पीशी है वो सरवाइव कर सकती है इस दुनिया में, वो क्या है? रिप्रोडक्शन। इसकी नॉन लिविंग के अंदर ऐसा नहीं होगी कैरेक्टर, लिविंग ऑर्गन्स के अंदर ये कैरेक्टर स्टडी किए जाते हैं। तो ये 3 से 4 आप लोगों ने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बेटा याद रखने हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन के। उसके अलावा सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या इसका जो दूसरा नाम है, दूसरी तरह आप लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बायोकेमिस्ट्री को कैसे डिफाइन हम लोग करेंगे, बायोकेमिस्ट्री क्या है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेटा हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसके अंदर सेल्स को, उसके अंदर ऑर्गेनेलिस को हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं। वो मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करने का मकसद असल में क्या होता है कि उसमें बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं और वो बायोमॉलिक्यूल बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो स्टडी बेटा होगी, स्टडी को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या इसको बायोकेमिस्ट्री का नाम हम लोग देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, गिव द परसेंटेज ऑफ मेजर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स अगर टोटली अगर देखा जाए बेटा, ये एमसीक्यूज के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं? तो वो 92 हैं जो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। अब 92 में से तकरीबन 16 जो हैं बायो एलिमेंट्स वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। उनमें से मेजर जो है वो ओनली 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि तकरीबन 99% बॉडी का मास बना रहे हैं। अब उनकी परसेंटेज आप लोगों ने लिखनी है। उसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है बेटा वो ऑक्सीजन की है 65%, उसके बाद कार्बन की है 18%, उसके बाद हाइड्रोजन की है 10%, नाइट्रोजन की 3% है, कैल्शियम की 2% और फास्फोरस की ओनली 1% है। तो ये परसेंटेज का भी इरादा से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा जो माइनर है बेटा, जो कि ओनली 1% बॉडी का मास बना रहे हैं, उनका भी शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है, लेकिन ये ज्यादा क्योंकि मेजर हैं तो इस वजह से इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वन, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ बायो एलिमेंट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इन बायो एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों हम लोग बायो एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, क्यों इनकी परसेंटेज को स्टडी किया जा रहा है? अब ये सारे के सारे जो बायो एलिमेंट्स है बेटा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी के अंदर क्या बना रहे हैं, ऐसा कौन सी चीज बनाने में हेल्प कर रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बेटा लिविंग मैटर होता है किसी भी सेल के अंदर मौजूद, जिसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर होने हैं, और उन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शंस को की मदद से क्या बन रहा है? एनर्जी बन रही होती है, और उस एनर्जी को यूज करते हुए सेल उस एनर्जी को यूज करता है अपनी लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, और आगे से आगे फंक्शन चलता रहता है। तो ये बेसिकली बेटा दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज व्हिच अलाउ देम टू मेक बेसिस ऑफ लाइफ। क्या अलाउ कर रहे हैं? इन एलिमेंट्स को अलाउ कर रहे हैं टू मेक, क्या बनाने के लिए? बेसिस ऑफ लाइफ। वो क्या है? दे फॉर्म लिविंग सब्सटेंस। वो क्या बना रहे हैं बेटा? लिविंग सब्सटेंस बना रहे हैं। उस लिविंग सब्सटेंस को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आ जाता है? प्रोटोप्लाज्म में बेटा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है उसका, सारी ऑर्गेनेलिस हैं उसकी, और मेम्ब्रेन्स भी आ जाती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इन्हीं वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग बेटा, तो डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। आप लोगों की बुक के ऊपर तकरीबन एक इसका पॉइंट दिया हुआ है सिर्फ ओनली, और इसके एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में एफएससी के खास तौर पे जो पेपर्स होते हैं बेटा, उसमें डिफरेंस जब भी पूछेगा तो उसमें तकरीबन मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी लिखने होते हैं, देन आप लोगों को पूरे मार्क्स वो देता है बेटा। तो इनको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम लोग? जो मैक्रो मॉलिक्यूल बेटा होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बेटा हाई होता है, और जो माइक्रो मॉलिक्यूल है इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? लो है। एक तो ये डिफरेंस आपके बुक के ऊपर दिया हुआ है, लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बेटा होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं। मतलब पॉलीमर्स का क्या है? जो बेसिक यूनिट काफी सारे थाउजेंड्स की तादाद में वो मिलके क्या बना देते हैं? पॉलीमर बना देते हैं। और ये हम लोग कहते हैं कि एक सिंगल यूनिट नहीं होगा, बल्कि बहुत ज्यादा जो सिंगल यूनिट वो मिलके एक पॉलीमर बना देंगे, लॉन्ग चेन्स बना देंगे थाउजेंड्स की तादाद में। उसके अलावा तो ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं बेटा। स्ट्रक्चरल रोल कैसे है? मतलब लिपिड्स हो गए, लिपिड बाइलेयर प्रोटीन उसमें एम्बेडेड, जैसे मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है, वो बनाने में हेल्प कर रहे हैं। इनका फंक्शनल रोल नहीं है, इन्होंने एनर्जी नहीं देनी, बल्कि इन्होंने क्या बनाने में हेल्प करनी है? स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करनी है। उसके अलावा
और ये वाले जो होंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, इनका क्या होगा, इन्होंने बेटा फंक्शनल रोल प्ले करना है और ये मोनोमर्स कहलाते हैं, मतलब सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट से मिलकर बनते हैं। जैसे ग्लूकोज है एक सिंगल यूनिट, इसको मजीद रिड्यूस नहीं किया जा सकता, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये। सुक्रोज हो गया, उसके अलावा वाटर है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इसको मजीद हम लोग तोड़ नहीं सकते, इसको मजीद ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता और ये मोनोमर से मिलकर बनते हैं, मोनोमर्स ही होंगे। और इनका क्या है, इनका फंक्शनल रोल है, मतलब जिनसे डायरेक्टली हम लोग एनर्जी लेके अपना सेल जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, वो क्या होंगे, वो बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। इनके एग्जांपल्स देख लें, अगर इनके एग्जांपल है माइक्रो मॉलिक्यूल की प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह, सेलुलोज, स्टार्च वगैरह, ये सारे के सारे आ जाते हैं। जबकि माइक्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज वगैरह। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, व्हाई ऑर्गन लेवल इज लेस डेफिनेट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऑर्गन लेवल जो है वो लेस डेफिनेट क्यों है, सिंपल क्यों है। सिंपल बेटा इस वजह से है क्योंकि प्लांट्स का जो बेटा स्ट्रक्चर है वो सिंपल है। प्लांट के अंदर अगर एक्टिविटीज देखा जाए एज कंपेयर टू एनिमल्स तो वो भी कम है, ससाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकता, खाना भी नहीं खाता ये, क्योंकि जाहिर बात है मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो उस एनर्जी को बनाने के लिए कम्प्लेक्स भी स्ट्रक्चर चाहिए, तो इस वजह से इनके अंदर सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, सिंपल से कुछ ऑर्गन होंगे, स्पेसिफिक ऑर्गन्स होंगे। जैसे ऑर्गन्स कौन कौन से, इसमें रूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम हैं, ब्रांचेस वगैरह हैं, यही चीजें हैं और यही इनकी जमा पूंजी है और इसके पास कुछ नहीं है। तो इनका क्लियर कट फंक्शन होगा। रूट्स का फंक्शन है पानी को अब्सॉर्ब करना, सॉइल के अंदर प्लांट को जकड़े रखना, ठीक है, और उसके अलावा फूड की स्टोरेज करना। स्टेम का क्या फंक्शन होगा, स्टेम ने मेन सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। और उसके अलावा लीव्स का क्या फंक्शन होगा बेटा, फूड प्रोडक्शन कर रहे, फूड फैक्ट्री है ये। और फ्लावर्स इसके अंदर एक ऑर्गन होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सीड को फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो ये इस वजह से आप लोग इसके एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं प्लांट के अंदर। लेकिन रीजन क्या है, रीजन बेसिकली यही है कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज लेस होती हैं और उसके अलावा दे हैव सिंपल एनाटॉमी, एनाटॉमी इनकी सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, इस वजह से इनके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गन लेवल या ऑर्गन्स क्या होंगे, कम होंगे और सिंपल लेवल होगा एज कंपेयर टू एनिमल्स। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ वी कैन स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर हम लोग लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन को या लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो वो जो बेटा स्टडी होगी वो बायोम्स के जरिए स्टडी की जा सकती है। बायोम असल में बेटा किसी भी मतलब हम कहते हैं कोई भी ऐसा बड़ा रीजन अर्थ के ऊपर, कोई भी ऐसा बड़ा रीजन और जो कि रीजनल कम्युनिटी होती है, जिसके अंदर कोई कम्युनिटी पाई जा रही है, एक बड़ी कम्युनिटी, उस कम्युनिटी को डिटरमाइन कौन कर रहे हैं, उस कम्युनिटी की डिटर्मिनेशन कौन करेगा, असल में क्लाइमेट करेगा। वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है, उसी क्लाइमेट के लिहाज से वहाँ पे पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म्स किस तरह के होंगे, वहाँ पे वही वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं जो कि वहाँ पे अडॉप्ट कर सकेंगे। अब जैसे सपोज हम लोग कह देते हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पे नॉर्दर्न एरिया जो हैं, वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है वो डेजर्ट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता, उनका सर्वाइवल मुश्किल होगा। तो इसी तरह इनकी क्या कर दी गई, डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई। और डिस्ट्रीब्यूशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है बेटा, वो क्लाइमेट करेगा। तो किसी भी जगह की जो लार्ज रीजनल कम्युनिटी होगी और जिसको डिटरमाइन कौन कर रहा है, क्लाइमेट डिटरमाइन करेगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा, बायोम का नाम देते हैं। तो ये दो तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, बायोम की डायरेक्टली भी डेफिनेशन पूछ सकता है या हाउ वी कैन स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ पास्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो पास्ट जो गुजर चुके हैं, जो इस दुनिया से जिनका नामो निशान खत्म हो चुका है, अगर हम लोग एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को स्टडी करें तो उस एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के अंदर कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ कब और कौन से टाइम पीरियड में वो डोमिनेंट था। तो इस चीज की स्टडी हम लोग कैसे कर सकते हैं, इन चीज की स्टडी जो होगी बेटा वो फॉसिल्स के जरिए की जाती है। फॉसिल्स ऐसे रेमिनेंट्स होते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म के जो कि खत्म हो चुके थे, इस दुनिया से खत्म हो चुके थे, वो बाकी रह गए हैं रेमिनेंट्स। तो उनके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी का। वो जो रेमिनेंट्स हैं, वो जो फॉसिल्स हैं, वो डिफरेंट सेडिमेंट लेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। अब जाहिर बात है जो डीपर लेयर होगी उसके अंदर ओल्डर वन होंगे और जो उससे ऊपर वाली लेयर होगी उसके अंदर यंगर वन होंगे। और उन
फॉसिल्स के अंदर पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो होते हैं उनकी कार्बन डेटिंग करके उनके हाफ लाइफ मेथड के जरिए हम लोग उनकी एज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड हम लोग जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एज को फाइंड आउट किया जाता है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कैसे कैन बी स्टडीड बाय डिस्कवरी ऑफ, किस चीज की डिस्कवरी करके हम लोग बेटा फॉसिल्स की डिस्कवरी करके हम लोग क्या कर सकते हैं उसको स्टडी कर सकते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स असल में रेमिनेंट्स होते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के, वो उनमें स्केलेटल सिस्टम उसका हो सकता है, बोन्स वगैरह हो सकते हैं, उनसे आप लोग अंदाजा लगा लेंगे। अब ये जो बेटा हम लोग कहते हैं फॉसिल्स हैं, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये सेडिमेंट लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो चुकी है तो उसके ऊपर सॉइल की लेयर बन जाएगी, सेडिमेंट्स की लेयर बन जाएगी, वो नीचे दब जाएगा, महफूज हो जाएगा, लाखों करोड़ों साल बाद उसको खोदा जाएगा तो वहां से वैसे ऐसे आप लोगों को मिल जाएगा। तो उसी से हम लोग अंदाजा लगा लेंगे वो पुराना है। और उनकी एज का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? उनके अंदर मौजूद आइसोटोप्स होंगे, जैसे कार्बन है, कार्बन 12 आइसोटोप, तो उस कार्बन 12 आइसोटोप की हम लोग कार्बन डेटिंग करेंगे, हाफ लाइफ मेथड के जरिए हम लोग क्या कर लेंगे उसकी एज फाइंड आउट कर लेंगे। तो हैविंग फॉसिल, अब ये जो डिपर लेयर्स होंगे हैविंग फॉसिल्स ऑफ ऑर्डर वन के फॉसिल्स होंगे एंड द अपर लेयर जिससे ऊपर वाले लेयर्स होंगी कंटेन द यंगर वंस। और आल्सो कार्बन डेटिंग जो होगी जिसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मौजूद होंगे उनकी कार्बन डेटिंग करके हम लोग उन ऑर्गेनिजम्स की एज को फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है, व्हाट इज फाइलेटिक लाइनेज? फाइलेटिक लाइनेज क्या है? फाइलेटिक लाइनेज बेसिकली बेटा शजरा नस्ब है, या हम लोग कह देते हैं कि जो असल में परसेंटेज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कितने परसेंट कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर पाया जाता है। तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये असल में क्या होता है, ये असल में बेटा जो वैरायटी आई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो किस वजह से आई है? ये एक अनब्रोकन सीरीज होती है जो कि कहां से स्टार्ट होती है, मतलब डिसेंडेंट से शुरू होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर आया था तकरीबन 3000 मिलियन ईयर्स अगो। अब वहां से लेकर आस्ता आस्ता टाइम गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, एनवायरनमेंट चेंज होता गया, एटमॉस्फेयर चेंज होता गया, तो नई से नई स्पीशीज जो है वो वजूद में आती गई अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उसके मुताबिक नई से नई स्पीशीज वजूद में आती गई, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सिलेक्शन उसके मुताबिक ऐसा नहीं है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर आया है अभी तक आप लोग देख रहे हैं वो अपनी प्रेजेंट फॉर्म में आया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन थ्योरी ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि आस्ते आस्ते वक्त गुजरता गया, वक्त के गुजरने के साथ साथ एटमॉस्फेयर में चेंजेस आती गई और नई लिविंग जो स्पीशीज हैं वो वजूद में आती गई, लेकिन नेचर के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एंटी एवोल्यूशनरी आइडियाज हैं, ये एंटी नेचर ये वाले आइडियाज हैं, एवोल्यूशनरी आइडियाज खास तौर पे। तो ये अनब्रोकन सीरीज बेटा होती है, ये थोड़ी सी डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसको याद करना है आप लोगों ने। अनब्रोकन मतलब वो एक शजरा नस्ब चलता आ रहा है, लड़ी चलती आ रही है जो कि डिसेंडेंट से शुरू हुई है और आगे से आगे अनब्रोकनली आगे उनके डिसेंडेंट्स आए हैं और डिसेंडेंट जो है वो प्रीवियसली आगे जो है उसे इवॉल्व कोई और होके अगली से अगली स्पीशीज आती जाएंगी और ये अनब्रोकन सीरीज चलेगी। तो यही जो अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज है जो कि अरेंज कहां से है, इंसेस्टर टू डिसेंडेंट है सीक्वेंस वाइज विद ईच लेटेस्ट स्पीशीज। जो बाद में आने वाली स्पीशीज है हैविंग इवॉल्व हुई है, किससे इवॉल्व हुई है? पीछे वाले से, एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड और ऐसे ही आगे सिलसिला चलता जा रहा है। तो ये जो स्टडी बेटा होगी इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइलेटिक लाइनेज का नाम देते हैं। इसमें डिफरेंट परसेंटेजेस भी दी हुई हैं जो कि हम लोग जो इसका लेक्चर है पूरे के पूरा उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी सिर्फ डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, व्हाट इज आईडीएम? आईडीएम आप लोगों को ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है ना वो उसके एब्रिविएशन की फॉर्म में ये पूछेगा। आईडीएम असल में इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, मतलब कोई भी डिजीज है ना बेटा, हम लोग जाहिर बात है इंसान है, इंसानों को बहुत सारी डिजीज अल्लाह ताला ने दी हैं जाहिर बात है, लेकिन इसके इलाज भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी लग जाती है तो हम लोग अपने सारे हरबे आजमा लेते हैं। अल्लाह ताला ने जो भी हमें सोर्सेज दिए उन सोर्सेज को हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग उस डिजीज से बच जाएं। तो जितने भी अप्रोप्रिएट मेथड्स होते हैं किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के, वो सारे के सारे उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का नाम देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक? खास तौर पे एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं जो कि स्पेसशिप के अंदर जाते हैं, स्पेस के अंदर जाते हैं, वहां पे उनको सॉइल अवेलेबल नहीं है, मिनरल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो वो एरेटेड वाटर को यूज करते हुए जिसके अंदर मिनरल्स को
मिनरल साल्ट्स वगैरह को ऐड किया गया है जो कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट डिफरेंट हार्मोन जिसमें ऐड किए जैसे ऑक्सिन वगैरह, इंडोलेस्टिक एसिड वगैरह है जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो उनको ऐड किया जाता है ताकि वेजिटेबल्स को ग्रो करवाया जा सके। तो ये जो टेक्निक होगी इसको हम लोग क्या बेटा बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का नाम देते हैं। लास्ट और आखिरी जो क्वेश्चन है बेटा, डिजीजेस को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के जरिए। अब जैसे कि वर्ड शो कर रहे हैं ना बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब इसमें किसी भी डिजीज को अगर कंट्रोल करना है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के जरिए करना है। अब वो जो डिजीज जो काज कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको खत्म किया जा रहा है किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे हम लोग, वो उनके साथ कंपीट करेंगे। सपोज इंसेक्ट, पेस्ट वगैरह जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पेस्ट को मारने के लिए हम लोग ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं जो कि उन पेस्ट के साथ कंपीट करते हैं, उनको खा जाते हैं। तो ऐसा जो कंट्रोल होगा इसको हम लोग बेटा बायोलॉजिकल कंट्रोल का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे नहीं लिखी लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वर्बली। इसके अंदर बेटा खास तौर पे वॉलनट ट्री, एफिड जो वॉलनट ट्री को खा रहा है उसको हम लोगों ने खत्म करना होता है यूजिंग ए वेस्प। तो वेस्प असल में उसको खा भी लेती है और उस प्लांट को नुकसान भी नहीं होने देती। अच्छा, यहाँ पे ना बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक फायदा भी है। वो फायदा क्या है, हमारी सेहत बच जाती है। हम लोग क्या करते हैं आजकल डिफरेंट स्प्रे वगैरह यूज कर रहे हैं उन पेस्ट को मारने के लिए। डायरेक्टली तो हम लोग उस पेस्ट को मार रहे हैं, लेकिन असल में वो क्रॉप जिसके ऊपर स्प्रे वगैरह की है हम लोगों ने केमिकल्स की, वो असल में उस प्लांट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जब हम प्लांट को यूज करेंगे तो हमें भी नुकसान होगा इनडायरेक्टली। तो बजाय इसके कि इस पेस्ट को मारे और हमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली नुकसान हो, उससे बचने के लिए हम लोग क्यों ना उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उन पेस्ट को ऐसे मारे कि पौधे को भी नुकसान ना हो और हमें भी नुकसान ना हो। तो इस वजह से ऐसा जो मेथड होगा इसको अप्रोप्रिएट समझा जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल को। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस लेक्चर सीरीज को गौर से सुनेंगे और अपनी तैयारी को मजीद से मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा बेटा, कहीं भी कभी भी ज़रूरत पड़े आप लोगों को। और इसके अंदर कोई अगर कमी पेशी हुई तो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर, लाजमी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बेटा।